हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं बेटा वो है एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग और कॉकरोच। अभी आपके नई वाली एनसीईआरटी में या स्कूल सिलेबस के अंदर सिर्फ फ्रॉग टॉपिक बचा है, ना ही एनिमल टिश्यू बचा है ना ही कॉकरोच बचा है। लेकिन नीट के सिलेबस में ये दोनों ही मेंशन है हमको पढ़ने, तो हम इसी सीक्वेंस में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? एनिमल टिश्यू। जब एनिमल टिश्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे फिर हम फ्रॉग स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको? कॉकरोच को। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा हम किससे? एनिमल टिश्यूज से। तो सबसे बेसिक हम क्या कर रहे हैं, टिश्यूज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function, such an organization is called tissue। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल होना जरूरी है और उनके साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होता है बेटा एनिमल के अंदर, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होना चाहिए। ये बात मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ग्रुप ऑफ सेल तो होना ही चाहिए। इस ग्रुप ऑफ सेल में बीच में ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। और तब जाके अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को आप टिश्यू नहीं बोलोगे। वो ग्रुप ऑफ सेल बेटा जिनका ओरिजिन लगभग सेम हो, ठीक है, जिनका नेचर लगभग क्या हो? सेम हो, तो सिमिलर बोल रहा है। साथ में क्या होना चाहिए? उनका एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होना चाहिए। और एनिमल्स के केस में वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ होने चाहिए। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब दो सेल्स के बीच में जो भी सब्सटेंस होगा इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, देखेंगे वैसे आगे बढ़ के कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्यों ऐसा पड़ा बेटा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि एक्चुअल में एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस दिखती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल होंगे जिनमें आपको सिर्फ सेल दिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल ने मिलकर टिश्यू बना दिया है, फिर कुछ ऐसे दिखेंगे जिनमें टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिया है? ऑर्गन बना दिया है। कुछ ऐसे दिखेंगे जिनमें ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया है? ऑर्गन सिस्टम बना दिया है। कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें ऑर्गन सिस्टम जो है, और ऑर्गन सिस्टम मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये ऑर्गन सिस्टम ही आगे जाके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, सो बेसिकली अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर? एनिमल के अंदर। और जब हम बेटा टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेल ने मिलकर टिश्यू क्यों बनाने की कोशिश करी होगी, या उसको ज़्यादा बेटर क्यों माना जाता है मॉडिफिकेशन में, या टिश्यू ने ऑर्गन क्यों बनाया होगा, या ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम क्यों बनाया होगा? बेटा ये सारा जो खेल है ये है लेबर का। लेबर मतलब काम। ठीक है, जैसे कि लेट अस कंसिडर, हम एक सेल की बात कर लेते हैं कि ये एक सेल है और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है। तो एक बात बताओ, सारी लाइफ प्रोसेसेस इसी एक सेल को करनी पड़ेगी क्या जिंदा रहने के लिए? मतलब रेस्पिरेशन भी इसी को करनी है, ठीक है, डाइजेशन भी इसी को करनी है, सारी प्रोसेसेस इसी को करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जबकि अगर मैं टिश्यूज की बात करूँ तो टिश्यू के अंदर मल्टीपल सेल होते हैं, ठीक है, जो कि काम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिखता है टिश्यू में। सिमिलरली ऑर्गन जब बन जाते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं बेटा? काम बांट लेते हैं। टिश्यूज आपस में काम बांट लेते हैं। सिमिलरली ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम आपस में काम बांट लेते हैं। तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर, क्या चीज? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे नहीं दिख रहा है इसमें से? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो सेल वाले ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको नहीं दिख रहा है डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने बहुत ही बेसिक बातें करी भी आपसे, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या करना है? टिश्यू की डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एनिमल्स में अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल पे आपको, सेल के लेवल पे आपको बिल्कुल भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखेगा। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिख सकता है। समझ में आ गई बात? चलो
अब हम पढ़ते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ टिश्यू से, कि मेरी बॉडी के अंदर आज जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है, एक्चुअल में सिर्फ 4 टाइप के प्रेजेंट है। अभी अगली स्लाइड पे आप देखोगे ये सारे के सारे टिश्यू, आज मेरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ये इनका ओरिजिन कैसे हुआ उसको समझने के लिए आपको टिश्यू का ओरिजिन कैसे हुआ वो समझना होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल से होता है, प्राइमरी जर्म लेयर्स के। व्हाट आर प्राइमरी जर्म लेयर्स, तो बताता हूं। ठीक है, मेरी बॉडी का सबसे पहला सेल बेटा, आपकी बॉडी का भी जो सबसे पहला सेल था उसका नाम था जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट ने मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनाया होगा, एम्ब्रियो, फिर उस एम्ब्रियो ने ग्रो करके फीटस बनाया होगा, फिर हम बने बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप भी, मैं भी, हम सब एक सेल थे जिसका नाम है जाइगोट। अब सोचो इस सेल ने मल्टीप्लाई किया होगा और मल्टीप्लाई होकर क्या बनाए होंगे बेटा, टिश्यू। टिश्यू, तो इसका मतलब एम्ब्रियो की स्टेज पे जो टिश्यू बने, जो टिश्यू की लेयर बनी, ठीक है, वो लेयर थी जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं उन लेयर्स को, जर्म लेयर्स। तो इसका मतलब है कि जब हम एम्ब्रियो थे उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो लेयर बनी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर बनी, जिनसे आज मेरी बॉडी के सारे टिश्यू बने हुए हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा, जर्म लेयर्स। याद रखना है। ठीक है, और जर्म लेयर्स अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं और हायर एनिमल्स की बात करूं तो टोटल कितनी जर्म लेयर्स थी हमारी बॉडी के अंदर, 3। ठीक है, क्या अभी इस वक्त है वो जर्म लेयर, नहीं। क्या उस जर्म लेयर से बने हुए टिश्यूज हैं इस वक्त मेरी बॉडी में, बिल्कुल। एक एक ऑर्गन आपकी बॉडी का, एक एक टिश्यू इसी जर्म लेयर से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो यहां पर आपको 3 टाइप की जर्म लेयर दिखती हैं। एक सबसे बाहर वाली जिसका नाम था एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली जिसका नाम था एंडोडर्म, और जो बाद में बनी और अंदर आई जिसका नाम था मीजोडर्म, मिडल वाली। तो बहुत ही आसान हो गया, सबसे बाहर वाली का नाम एक्टोडर्म, अंदर वाली का नाम एंडोडर्म और बीच वाली का मीजोडर्म। तो हमारी बॉडी में बेटा कुछ टिश्यूज एक्टोडर्म के बने हैं, कुछ टिश्यूज मीजोडर्म के बने हैं, कुछ टिश्यूज एंडोडर्म के बने हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब टिश्यूज के भी आगे टाइप हैं, टाइप के भी टाइप हैं। तो कुछ ऐसे टिश्यू हैं जिनमें कुछ टाइप बने होते हैं एक्टोडर्म के, कुछ बने होते हैं मीजोडर्म के, कुछ बने होते हैं एंडोडर्म के। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपको 3 टाइप के क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, जर्म लेयर्स दिख रही हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल को, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और याद रखना है ट्रिप्लोब्लास्टिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन। ह्यूमन, बहुत सारे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम डिस्कस करेंगे, यू विल फील कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। हायर एनिमल्स लगभग ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, मतलब उनमें 3 जर्म लेयर्स दिखती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं बेटा टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, कि एनिमल्स के अंदर कितने प्रकार के आपको क्या दिखते हैं बेटा, टिश्यू दिखते हैं। अब सर ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं ये प्रकार के टिश्यू, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है, कि एक्चुअल में फंक्शन क्या है इनका। तो देखते हैं कौन से टाइप के दिखते हैं। तो आपको ये बात जान के हैरानी होगी बेटा कि जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर केवल और केवल 4 प्रकार के टिश्यूज दिखते हैं। कौन कौन से, एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियल बोल सकते हैं इसको, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के आपको क्या दिखते हैं बेटा, टिश्यू दिखते हैं एनिमल्स के अंदर। सारे में, हमारी बॉडी में यही 4 टाइप है, यही 4 टाइप हमको यहाँ पे खत्म करने हैं, एपिथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथीलियम, एपी मतलब ऊपर और थीलिया मतलब ग्रोथ। तो मतलब ये ऐसे टिश्यूज हैं जो किसी के ऊपर ग्रो करेंगे, बाकी टिश्यूज के ऊपर ग्रो करेंगे। इसीलिए हमारी बॉडी की जो कवरिंग होती है बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब मैं बाहर से आपकी बॉडी की जिस कवरिंग को टच कर सकता हूं जैसे कि आपकी स्किन, तो आपकी स्किन भी क्या है, एपिथीलियम। ठीक है, और आपके अंदर की जो कवरिंग है, अंदर की कवरिंग नहीं समझ में आया सर कुछ, अभी बताता हूं। अपनी जीभ लो और अंदर की तरफ से अपने गाल पे टच करो। ठीक है, अपने माउथ के अंदर अपने गाल पे जीभ टच करो, तो अपनी जीभ से जो आप अभी टिश्यू टच कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एपिथीलियम। समझ में आ गई मेरी बात? और क्योंकि ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, टिश्यूज के ऊपर ग्रो करती है, तो बताओ क्या इसका काम प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका काम होता है सिक्रीशन भी और एब्जॉर्प्शन भी। मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, एपिथीलियम। ठीक है, आपके ग्लैंड्स के अंदर सिक्रीशन का काम कौन कर रहा है, ग्लैंड होते हैं ना बेटा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, सारे ग्लैंड्स क्या हैं,
एपिथीलियम, याद रखना है आपको। और एपिथीलियम का ओरिजिन कैसे होता है बेटा? तीनों लेयर्स से। एपिथीलियम बहुत बड़ी वैरायटी है, आज की क्लास में इनफैक्ट हम एपिथीलियम ही डिस्कस करेंगे। तो एपिथीलियम क्या जो ओरिजिन है वो तीनों लेयर से, एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है और बोन आ जाता है, और क्या आएगा? टेंडन्स और लिगामेंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। टेंडन पढ़ेंगे, लिगामेंट्स पढ़ेंगे, एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे, एडिपोस पढ़ेंगे, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं। इनका फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सपोर्ट। जैसे बोन की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट करता है वो, ठीक है, स्टोरेज भी करती है बोन। आपके ब्लड की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को। सो दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्लियर हुआ? ये किससे बनता है? मीजोडर्म। तो इसका ओरिजिन है बेटा मीजोडर्म। मतलब अब हमारे एम्ब्रियो स्टेज की कौन सी लेयर है जिसने आज के टाइम का कनेक्टिव टिश्यू बनाया है? मीजोडर्म। अब यहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए ना आए मुझे पता नहीं, लेकिन ह्यूमन फिजियो में अगर आपसे ब्लड वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ब्लड का ओरिजिन कैसा है, ब्लड इज एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या मीजोडर्मल, तो क्या आंसर करोगे? आपको याद आएगा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड जो हो गया वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बाकी जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, कोई भी टेंशन नहीं है, जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलो मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है लोकोमोशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, और लोकोमोशन मतलब आपको मूव कराने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कराने में हेल्प करना, ठीक है, और ये भी मीजोडर्मल होता है। और न्यूरल टिश्यू का काम क्या होता है बेटा? जनरेशन एंड कंडक्शन, ठीक है, ऑफ इम्पल्स, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो हेल्प करता ही करता है न्यूरल टिश्यू। मतलब आपके न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स के अलावा और भी टिश्यूज होते हैं बेटा, श्वान सेल्स होते हैं, मीजोग्लिया होते हैं, बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे हम, ठीक है। न्यूरोग्लिया, सॉरी मीजोग्लिया गलती से बोल दिया, न्यूरोग्लिया होते हैं। उसके बाद क्या हो गया बेटा आपका? ये ओरिजिन में कैसे होते हैं? ओरिजिन में होते हैं एक्टोडर्मल, दे आर एक्टोडर्मल ओरिजिन, याद रखना है। तो चार टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं फटाफट बताओ? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ओरिजिन बोलो इनका फटाफट। एपिथेलियम तीनों, ठीक है, मतलब एक्टो, एंडो और मीजो। न्यूरल टिश्यू एक्टो, याद रखना है। तो आपका ब्रेन कैसा है ओरिजिन में? तो ब्रेन है ओरिजिन में एक्टोडर्मल। स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्मल, और कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल। आपकी बॉडी में जो मसल है वो कैसी, कौन सी लेयर से बनी है? मीजोडर्म से। चलो तो इस चार्ट को एज इट इज बेटा अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। ये आपको थ्योरी में ही मिलेगा, किसी भी किताब में मिलेगा तो चार्ट की फॉर्म में बहुत ही मुश्किल है कि मिले। और आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा उस पर आ चुके हैं अब हम, विच इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल की अगर मैं बात करूंगा तो एपी मतलब होता है अपॉन, और थीलिया मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ। इसका मतलब ये ऐसे टिश्यू हैं जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या करेंगे बेटा? ग्रो करेंगे, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, इट इज अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो कि किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करे उसको बोला जाता है एपिथीलिया, ठीक है, एपिथीलियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश भी करना मैं क्या समझा रहा हूँ बेटा। अगर ये आपका, ठीक है, अगर ये आपका लेट से एपिथीलियम टिश्यू है, कौन सा टिश्यू हो गया ये? एपिथीलियम टिश्यू की लेयर है, ठीक है। लेट अस कंसिडर व्हाट इज दिस? एपिथीलियम। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये होता है बेटा कि इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ही टाइटली आपस में क्या है? पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं कि इनके बीच में जो मैट्रिक्स, जो सब्सटेंस बताया था, वो भी बहुत ही कम होता है। होता तो है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही कम होगा। मतलब सेल्स के बीच में जब स्पेस ही इतना कम है तो सेल्स के बीच में फ्लूइड या सब्सटेंस भी कैसा हो सकता है? बहुत कम होगा। इतना कम सब्सटेंस होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है कि ब्लड वेसल इनके अंदर इतनी आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स का पेनिट्रेशन इनके अंदर नहीं होता है, और ब्लड वेसल नहीं जाएगी तो इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? एनर्जी कैसे बना पाएंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वापस कैसे भेजेंगे? इसीलिए बेटा इन टिश्यू को सपोर्ट लेने के लिए इनके नीचे आपको हमेशा दूसरा टिश्यू दिखेगा, और मोस्ट कॉमनली ये जो टिश्यू होता है जो इनके नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और वो कनेक्टिव टिश्यू जनरली एरियोलर हो सकता है, वो कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ हो सकता है, और भी टाइप के होते हैं। मैं अभी आपको ज़्यादा गंदे टर्म्स फेंक के कुछ भी घबराने नहीं देना चाहता हूँ, ना ही ये डराना चाहता हूँ आपको। आपको बस ये मेरी सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, एकदम गौर से मेरे आवाज़ को सुनना, बस उस पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम है।
और इनके अंदर ब्लड वेसल्स ढंग से एंटर नहीं हो पाती हैं, तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? उसी की वजह से इनको एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करना पड़ता है, इसलिए टिश्यू हमेशा ऊपर ग्रो करेंगे किसी ना किसी दूसरे टिश्यू के, याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो अब जरा क्या क्या इनके बारे में हम याद रख सकते हैं चीज़ें। तो पहला तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि वो टिश्यू जो ग्रो करेंगे किसी दूसरे टिश्यू पे। दूसरी बात देखो ज़रा, ये वो टिश्यू हैं जो कि सबसे पहले बनते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ये वो टिश्यू हैं जिनके पास पावर ऑफ रीजेनरेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो स्किन, स्किन बताया था कि एपिथीलियम है, तो अगर स्किन मेरी छिल जाए तो क्या वापस आती है कि नहीं आती है? आ जाती है। तो रीजनरेशन की पावर तो अच्छी खासी है इनके अंदर। समझ में आ गई बात? कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं बेटा, यही मैं आपको समझा रहा था कि इनके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है, या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होगी, क्योंकि इतने टाइटली पैक्ड है तो सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस कैसे आ पाएंगे? ज़्यादा या बहुत कम? बहुत ही कम आ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जरा क्या बोल रहा है, ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। द टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस। इस टिश्यू की हमेशा एक सरफेस फ्री रहेगी। चेक करो मैं क्या बता रहा हूँ, ये वाली सरफेस पे तो टिश्यू आ रहा है, लेकिन ये सरफेस हमेशा क्या है? फ्री, ठीक है। दिस सरफेस इज व्हाट? फ्री, ऑलवेज फ्री। और ये जो फ्री सरफेस है बेटा, ठीक है, फ्री सरफेस है, ये कहीं भी हो सकती है। जैसे कि अपने गाल को फिंगर से टच करो, तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी एपिथीलियम है जो आप बाहर से टच कर रहे हो अपने गाल को, ठीक है, ये आपका गाल हो गया, इसको आप बाहर से टच कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका मतलब ये जो आपकी स्किन का एपिथीलियम है, इसका एक फ्री सरफेस एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, जबकि आप अपनी जीभ से टच करो अंदर की तरफ, तो ये हो गया आपके माउथ के अंदर का गाल। अंदर भी एपिथीलियम प्रेजेंट है, बाहर भी एपिथीलियम प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी कवरिंग होगी वो एपिथीलियम ही होगी। मेरे को एक बात बताओ, ये जो अंदर एपिथीलियम प्रेजेंट है, क्या ये आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में है या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में? फ्लूइड्स के कांटेक्ट में। यही एनसीईआरटी लिखती है, याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है कि एपिथीलियम का एक सरफेस तो चलो टिश्यू के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन जो इसका फ्री सरफेस होता है वो या तो फेस कर रहा होगा एनवायरनमेंट की तरफ या फिर फेस कर रहा होगा फ्लूइड की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात? या तो एनवायरनमेंट की तरफ फेस कर रहा होगा या फ्लूइड की तरफ। वो ये बोल रहा है फेसिंग ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, याद रखना है। तो एक ऐसा टिश्यू है जिसका हमेशा एक सरफेस फ्री रहेगा, और वो सरफेस बॉडी फ्लूइड्स की तरफ भी हो सकता है और ये आउटसाइड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और काम क्या है इसका? कवरिंग प्रोवाइड करता है या फिर लाइनिंग प्रोवाइड करता है बॉडी के पार्ट्स पे, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स पे लाइनिंग का काम करता है कि आपकी बॉडी चाहे बाहर से लाइंड हो, लाइंड मतलब कवर्ड हो, या फिर आपकी बॉडी अंदर से कवर्ड हो, ठीक है, चाहे अंदर से कवर्ड हो, ये दोनों ही सर्फेसेस को कवर करने वाला जो टिश्यू है दैट इज एपिथीलिया। क्लियर हुई है बात? बहुत ही बढ़िया। तो एपिथीलिया का बेसिक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एपिथीलियम की। देखो बहुत लंबा सा, बहुत ज़्यादा थ्योरी का पोर्शन एकदम कैसे चुटकी बजाती खत्म करते हैं आपको, देखो, ठीक है, मज़ा आएगा एकदम। एपिथीलियम बेटा दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल और कंपाउंड। जब मैं सिंपल एपिथीलियम की बात करता हूँ तो इसका एक ही मतलब होता है दैट इट इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। अगर एपिथीलियम एक लेयर का है सिर्फ, मतलब एक लेयर की यूनी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो पतला होगा कि मोटा होगा? पतला होगा। पतला है तो आप एक बात गेस कर सकते हो, इतना पतला टिश्यू है तो क्या होगा? इतना पतला टिश्यू का लेयर किस चीज़ में हेल्प करेगा? डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में, एक्सक्रीश किसी चीज़ के सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में। तो यही काम होते हैं एपिथीलियम के। सिर्फ कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बता रहा, अभी सब रीड करवा दूंगा जो जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज कंपाउंड। तो बताओ सिंपल एपिथीलियम सिंगल लेयर्ड था, तो मल्टी लेयर्ड कौन सा होगा? मल्टी लेयर्ड, सोचो, कंपाउंड। तो एपिथीलियम कैन बी सिंगल लेयर्ड विच इज सिंपल, एपिथीलियम कैन बी मल्टी लेयर्ड विच इज कंपाउंड। सिंपल बेटा अलग अलग टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स, देयर लोकेशन, देयर फंक्शन। तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, तीन टाइप के सिंपल आपके पास क्या है? एपिथीलियम है। स्क्वेमस एपिथीलियम की जब हम बात करते हैं तो स्क्वेमस एपिथीलियम देखो टाइल जैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल टाइल जैसा। जैसे हम लोग कभी पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो पाथ होता है, जॉगिंग पाथ होता है, वहाँ पे जो टाइल लगी होती है बिल्कुल वैसा चपटा, ठीक है, फ्लैट। तो याद रखना है स्क्वेमस जो है वो फ्लैट
सेल्स की लेयर होती है, फ्लैट सेल्स की। और सिंपल बोल रहा हूँ तो मतलब सिंगल लेयर होगी कि मल्टी लेयर्ड होगी, तो मल्टी लेयर्ड। देखो जरा यहाँ पे कितने अच्छे से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आपको ये जो नीचे ग्रे कलर की लेयर दिख रही है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो पिंक कलर की लेयर दिख रही है आपको सारी की सारी, दिस इज व्हाट स्क्वेमस, दिस इज वन सेल ऑफ स्क्वेमस, इसके साथ में दूसरा सेल ऑफ स्क्वेमस। तो बताओ ये सिंगल लेयर है कि मल्टी लेयर्ड है? तो ये सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट है सारी की सारी, ठीक है। और स्क्वेमस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्लैट है, इसीलिए इसको टाइल लाइक एपिथेलियम भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? टाइल लाइक, टाइल, ठीक है। टाइल समझ गए, दीवारों पे लगती है, वो भी ऐसी चपटी होती है, सिंगल लेयर ऑफ टाइल लगती है, बहुत ही बढ़िया। अगला कौन सा हो जाएगा सर? अगला हो जाएगा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल में क्या हो जाएगा? क्यूब शेप के सेल्स होंगे, सेल्स की एक ही लेयर होगी लेकिन वो कैसे होंगे? क्यूब शेप के। तो बताओ सर कॉलमनर कैसा होगा? तो कॉलम शेप के, कॉलम बोले तो सिलेंड्रिकल, लंबे लंबे सेल्स होंगे। और क्योंकि ये सेल्स लंबे हैं तो बताओ इनका न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द बेस प्रेजेंट है। और इन सब में सर ये ग्रे लेयर कौन सी दिखाई हुई है, ये समझ नहीं आ रही है। तो आपको अगर आ गई ये समझ तो बताओ ग्रे लेयर कौन सी है? दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड। एंड व्हाट इज कंपाउंड एपिथेलियम सर? कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेयर। अपने हाथ अपनी आंखों से देखो, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, आपको सबसे नीचे टिश्यू की लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाई कितनी सारी लेयर हैं कंपाउंड में। तो कंपाउंड के अंदर ये जो लेयर्स प्रेजेंट हैं मल्टी लेयर्ड है, इसीलिए इसको कंपाउंड बोला जाता है। तो बताओ ये मल्टी लेयर्ड का काम क्या होगा? सोचो, मल्टी लेयर्ड है मतलब थिक हो गई, थिक हो गई मतलब, तो थिक मोटी चमड़ी बोले तो क्या? प्रोटेक्शन का काम करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो कॉमन सेंस है बस कि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड मतलब प्रोटेक्शन का ही तो काम करेगा भाई साहब। तो इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, जहां पे भी प्रेजेंट होगा प्रोटेक्शन का ही काम करने वाला है। सिंपल। और सिंपल का काम क्या बताया मैंने? सिंपल का काम बताया सर फिल्ट्रेशन, बिल्कुल करेगा फिल्ट्रेशन। आपको गैस करता है अपने दिमाग में आपकी बॉडी में कहाँ होती है फिल्ट्रेशन? याद करो अपनी 10th क्लास की शक्तियां। बॉडी के किस ऑर्गन में फिल्ट्रेशन पढ़ते थे आप? याद करो यूरिन फॉर्मेशन, याद करो नेफ्रॉन, बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आप क्या पढ़ते थे बेटा? कि बॉमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है। इसका मतलब बॉमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन कराने वाले जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे? सिंपल टिश्यूज। अब सिंपल का भी कौन सा टाइप अभी नहीं बता रहा हूँ, बट बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। डिफ्यूजन, तो अभी सोचो बेटा, ये तो चैप्टर भी कंप्लीट करा चुका हूँ डिफ्यूजन वाला। कहाँ पे होती है बॉडी में डिफ्यूजन? तो एल्वियोलाई, समझ लिया आपने, बहुत बढ़िया। डिफ्यूजन होती है एल्वियोलाई, और ब्लड की वॉल्स पे होती है डिफ्यूजन। आपकी ब्लड बोल रहा हूँ, सेल की वॉल्स पे। कौन से सेल की वॉल पे? टिश्यू की जो आपकी ब्लड वेसल्स की जो क्या होती है, वॉल होती है, वहां पर डिफ्यूजन होती है, ठीक है। दूसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना है मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का काम, सिक्रीशन, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, बॉडी के ग्लैंड्स हो गए, वो सब सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो सिंपल है, सिंगल लेयर्ड होते हैं हमेशा। तो सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड का काम आपको समझ में आया, ठीक है। हमको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे मैंने एक और चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो फटाफट सुन लो। बट अब कंपाउंड एपिथेलियम फर्दर दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। टाइप तो और भी हो सकते हैं, सच बताऊं तो इसको भी फर्दर तोड़ सकता हूं, ठीक है। एपिथेलियम अपने आप में इतना बड़ा हो सकता है कि यहीं पर बैठे बैठे एमबीबीएस की एनाटमी स्टार्ट कराई जा सकती है, टिश्यूज को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम डीप जा सकते हैं इसके। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है? जहाँ तक अपने को नीट में पूछा जाएगा, जहाँ तक अपने को स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे एंट्रेंसेस हमारे क्लियर हो जाएंगे सर, वहाँ तक पढ़ा दो, वही पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप का होता है, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल मतलब होता है बेटा क्या? स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड क्या हो जाएगा? नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल, तो नॉन स्ट्रेचेबल टाइप का हो जाएगा कौन सा? स्ट्रैटिफाइड। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। अब सिंपल एपिथेलियम भी, बड़ा सा पैराग्राफ एक ही चार्ट में खत्म, ठीक है। देखो कैसे होता है, कैसे किया जाता है, बड़ा सा पैराग्राफ एक ही चार्ट में कैसे खत्म किया जाता है वो देखो। सिंपल एपिथेलियम तीन प्रकार का, एक तो स्क्वेमस, एक क्यूबॉइडल, एक कॉलमनर। तीनों के डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से किसका न्यूक्लियस बॉटम पे होता है? कॉलमनर का। तो चलो अब देख लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा स्क्वेमस की, तो एकदम चपटा है। इन तीनों में से भी सबसे थिन कौन सा है? स्क्वेमस, ठीक है। तो बताओ इन तीनों में से भी फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा? स्क्वेमस।
तो स्क्वेमस का सबसे मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन कंट्रोल करना। तो देखो जरा स्क्वेमस के बारे में एक एनसीईआरटी क्या बोलती है, वहीं से लाइनें उठाई हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, चपटे सेल्स होते हैं टाइल जैसे, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इरेगुलर मतलब क्या इन सब की जो बाउंड्री है, शेप है, वो सेम है कि अलग अलग है? तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इरेगुलर बाउंड्रीज कहाँ मिलेंगे ये, तो हम तो ऑलरेडी गेस कर चुके हैं सर। ठीक है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स मतलब आपके कहाँ मिलेंगे, एल्वियोलाई में मिलेंगे। वॉल ऑफ ब्लड वेसल, क्योंकि वहाँ भी डिफ्यूजन होती है, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल में मिलेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए। और क्या ये एग्जाम्पल अब आपको रटने पड़ रहे हैं या दिमाग लगा के सॉल्व हो जा रहा है? दिमाग लगाना है, बस कॉमन सेंस है, ऑब्जर्वेशन है। आपने एक बार ही ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं होती है। स्क्वेमस पढ़ लिया, सबसे पतला है, पतला है तो डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। डिफ्यूजन कहाँ हो रही है बस वो सोचना है। तो आपके एल्वियोलाई ऑफ लंग में हो रही है, और दूसरा कहाँ पे हो रही है डिफ्यूजन? आपके ब्लड वेसल की वॉल पे, क्योंकि उसके अंदर ही तो ऑक्सीजन जा रहा है। अरे ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलेगी तो कहाँ जाएगी? ब्लड में ही तो जाएगी, तो मतलब ब्लड वेसल की वॉल को भी क्रॉस करता है। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक डिफ्यूजन बाउंड्री। तो आपकी बॉडी की जो डिफ्यूजन बाउंड्रीज होती है उनको बनाने में कौन हेल्प करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। बहुत ही बढ़िया। अब देखो जरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जब हम बात करते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन वो सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब जैसे। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन अ डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी बॉडी में जो डक्ट्स होती हैं ग्लैंड्स की, उसमें क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल। एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। तो आपके नेफ्रॉन जो होते हैं उनके टिब्यूलर पार्ट में यही प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, जैसे डीसीटी, तो टिब्यूलर पार्ट कौन सा हो गया? टिब्यूल्स आपकी बॉडी के, किडनी के, डीसीटी नेफ्रॉन के, इनमें प्रेजेंट होता है कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, वापस से एब्जॉर्ब करना। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो बस इसको एज एन एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, कि आपकी किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन नाम की भी एक प्रोसेस होती है, तो वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, वो अगली स्लाइड पे देखेंगे। कॉलमनर की भी मॉडिफिकेशन होती है, वो भी अगली स्लाइड पे देखेंगे, इसलिए फटाफट कॉलमनर पढ़ के खत्म करते हैं। कि इट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स। सिंगल लेयर है क्यों? क्योंकि सिंपल है। सिंपल है ना, सारे टिश्यूज सिंपल की बात कर रहे हैं हम। एंड देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है बेटा? बेस पे। क्लियर हुई ये बात? तो सिंपल के तीन प्रकार हमने पढ़ ली हैं, स्क्वेमस पढ़ लिया, क्यूबॉइडल पढ़ लिया, कॉलमनर पढ़ लिया, और उनके हमने एनसीईआरटी में लिखी हुई स्टेटमेंट देख ली। अब हम कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, किसकी? क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम की, वो भी सिंपल। ठीक है, अब बार बार क्यूबॉइडल और कॉलमनर के आगे सर सिंपल लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, याद रखने का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि बेटा क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्क्वेमस ये कंपाउंड के भी टाइप हो सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? वो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है अगर स्क्वेमस, तो वो कंपाउंड, स्क्वेमस कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और कॉलमनर अगर मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है, कॉलमनर सेल शेप के सेल्स कॉलम शेप के, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। क्यूबॉइडल मल्टी लेयर में प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड के केस में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है ही नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं है। तो इसलिए क्यों हम फालतू में उस टॉपिक में जाए, इसलिए हमको याद रखना है कि सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम के कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं अपने को, तो वो देख लो फटाफट। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है बेटा ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर कब बोलेंगे, मतलब किसी भी क्यूबॉइडल या कॉलमनर को ब्रश बॉर्डर कब बोलेंगे? तो ध्यान से सुनना। तो बेटा आपको एक सेल का एक्सटेंशन समझना होगा जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और एक और एक्सटेंशन समझना होगा जिसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया, दोनों में फर्क क्या होता है अभी बता रहा हूं। तो अगर आपके पास लेट से एक सेल है और उसकी सरफेस पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है माइक्रोविलाई। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलाई बोलते हैं, ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है, आपने डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारे इंटेस्टाइन जो है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विलाई बोला जाता है। इसको माइक्रोविलाई बोल रहे हैं क्योंकि ये सेल के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं और भी छोटे हैं। ठीक है, तो माइक्रोविलाई हो गए। व्हाट इज सीलिया? सीलिया बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक, ऐसे पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर, दिस इज सीलिया। तो आपको दोनों के अंदर एकदम फर्क बढ़िया से दिखना चाहिए। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा मूवमेंट में हेल्प करता है, तो सीलिया जो है बेटा ये मूवमेंट में हेल्प करता है। जबकि विलाय की अगर मैं बात करूं या माइक्रो विलाय की बात करूं, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप देख लेते हैं फटाफट से। और अगर आपके माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे किसी भी सेल पे, क्यूबॉइडल पे प्रेजेंट हो चाहे कॉलमनर पे प्रेजेंट हो, तो ब्रश शेप का अपीयरेंस आता है, ब्रश, है ना, ब्रश शेप का अपीयरेंस दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, कि इन इन टाइप के टिश्यूज का एक साइड जो है वो ब्रश जैसा बॉर्डर है उनका, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, दे हैव माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो ब्रश बॉर्डर बोलेंगे, और अगर माइक्रोविलाई क्यूब शेप के सेल्स पे प्रेजेंट है जैसा मैंने यहाँ पे बनाया, तो इसको बोलेंगे हम क्या, क्यूबॉइडल। और अगर माइक्रोविलाई क्या प्रेजेंट है बेटा, कॉलम शेप के सेल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है आपको, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल मिलेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। बेटा नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, इसको तो बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज पीसीटी। उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज लूप ऑफ हेनले, बाद में डीसीटी, फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी क्या होता है, ये होता है बस। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो जब हम किडनी पढ़ेंगे, नेफ्रॉन पढ़ेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसका प्रेशर अपने दिमाग पे बिल्कुल भी लेना नहीं है, बट ये याद कर लो कि आपके नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के, उनमें जो पीसीटी है उसके अंदर क्यूबॉइडल प्रेजेंट है, कौन से वाला, ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब जिसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। क्लियर हुई है बात। दूसरा, कॉलमनर एपिथीलियम, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, कॉलमनर भी कौन सा, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, और ये भी हमने क्यूबॉइडल क्या पढ़ा था, ब्रश बॉर्डर। तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सोचो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आइडिया दिया था कि सर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सरफेस एरिया तो कहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, सर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती होगी। तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर जहाँ पे सिक्रीशन होती होगी। अगर आपको सब्सटेंसेस सिक्रीट करने हैं तो उस टाइम पे भी तो सरफेस एरिया क्या चाहिए बेटा, ज़्यादा चाहिए ना सरफेस एरिया, तो उस टाइम पे भी आपको ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब आपके स्टमक में जो वॉल है स्टमक की, जो कि जूस रिलीज करती है, गैस्ट्रिक जूस, वो भी क्या हो गया आपका, वो भी कॉलमनर है, और इंटेस्टाइन भी क्या हो गई, कॉलमनर। तो इसको एज एन एग्जाम्पल याद कर लेना, बट मैं सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से सुनो। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कहाँ मिलेगा, पीसीटी, ये याद कर लो बस। दूसरा, कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ होगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगी। कहाँ होती है बॉडी में एब्जॉर्प्शन, सर स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रीशन कहाँ होती है, सर स्टमक। तो ये प्रेजेंट होगा कॉलमनर एपिथीलियम, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दिस दिस इज देयर फंक्शन। ठीक है, चलो। सीलिएटेड मतलब क्या, अगर सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा बेटा, सीलिया, ठीक है, सीलिया, तो क्या बोलेंगे हम उसको, सीलिएटेड एपिथीलियम। दोनों पे हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो कौन सा है, अच्छा सीलिया प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा, मूवमेंट। किस चीज का, म्यूकस का और पार्टिकल्स का, म्यूकस और पार्टिकल्स। ठीक है, म्यूकस कहाँ बनता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंक्यूल, सोचो उन ट्यूब्स की वॉल जो होगी अंदर से, वो किस चीज की बनी होगी, सीलिएटेड एपिथीलियम की। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेटा ये डायग्राम दिया हुआ था पहले पुरानी वाली बुक में, विच इज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम का। सीलिएटेड कॉलमनर मतलब कॉलम शेप के सेल्स हैं, और बताओ ये विलाय दिख रहा है कि सीलिया दिख रहा है, तो सर हेयर लाइक दिख रहे हैं, तो ये तो सीलिया हो गया, बिल्कुल सही है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एक तो हो गया बेटा एग्जाम्पल ब्रोंकाई, सीलिएटेड कॉलमनर के ही एग्जाम्पल है, याद रखना, क्यूबॉइडल के नहीं दिए एनसीईआरटी में, सीलिएटेड क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल नहीं दिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलमनर। कि सीलिएटेड कॉलमनर कहाँ प्रेजेंट है, एक तो ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होंगे सर, बिल्कुल सच बोला आपने, एक प्रेजेंट होंगे सर फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में क्या काम कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ अभी। बेटा फेलोपियन ट्यूब हो गई, लेट से दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ये वाला स्ट्रक्चर तो सबने पढ़ा है ना बेटा, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्ट्रक्चर। तो ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग गया फेलोपियन ट्यूब में, फिर फेलोपियन ट्यूब में एग मूव करता है, आगे की तरफ जाएगा। मेरा सवाल ये है कि सर एग के पास तो टेल नहीं होती है, जब एग के पास टेल नहीं है तो फेलोपियन ट्यूब में एग मूव कैसे कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब की वॉल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
जैसे ही एग रिलीज होगा, ये सीलिया उस एग को टच करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और एग को मूव कराते रहेंगे। तो एक्चुअल में एग के पास खुद की कोई टेल नहीं है जिससे वो मूव करता है। अगर एग को मूव करना है तो वो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट सीलिया की मदद से ही मूव करता है। मैं क्यों इतनी कहानी सुना रहा हूँ? ताकि बेटा आप मेरी बातों से कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होके जब पेपर में पूछेगा ना कौन से टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो चाहे आप 11th में पढ़ो आज मेरे से, आपको 12th में भी याद रहना चाहिए। आपको 1 साल के बाद भी बिना रिवाइज करे भी मैं ये बात पूछ लूँ कि सिलिएटेड एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब में होता है या नहीं होता है, तो आप कॉमन सेंस से आंसर कर पाओ, रटो नहीं हर चीज़ को। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होगा जो एग को मूव कराता है। दूसरा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकियोल में क्या प्रेजेंट होंगे? म्यूकस को रिलीज कराने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब मूव कराने के लिए अपनी जगह से सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो म्यूकस का मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पार्टिकल घुस जाए तो उसको बाहर की तरफ धक्का मारने के लिए अगर बाहर फेंकना है तो सीलिया प्रेजेंट होंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्या हो गया बेटा? इसी का अगला टाइप है ग्लैंडुलर। ये भी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब जब क्यूबॉइडल, ध्यान सुनना, जब क्यूबॉइडल या फिर सिंपल क्यूबॉइडल, ऑब्वियसली सिंपल क्यूबॉइडल या फिर सिंपल सिंपल कॉलमनर, कॉलमनर टिश्यू क्या हो जाए, सिर्फ सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो जाए कि हम तो भाई सिक्रीशन का ही काम करेंगे, तब इनको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपकी बॉडी में ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है और इसका कॉमन फंक्शन होता है सिक्रीशन। तो नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ग्लैंड है आपकी बॉडी के ये। और आपकी बॉडी में अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं बेटा तो बहुत ही ईजी टॉपिक आने वाला है कि ग्लैंड की बात करूं तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम ग्लैंड्स की, या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो व्हेनेवर आई से ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आपको ग्लैंड ही सुनाई देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट आर ग्लैंड्स? वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज जो कि आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिलीज कर पाए। वो केमिकल हार्मोन भी हो सकता है, वो केमिकल एंजाइम भी हो सकता है, उसको बोलेंगे ग्लैंड। अब ग्लैंड का एक तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने सेल्स का बना है। अगर ग्लैंड एक सेल का बना है, चेक करो, सिंगल सेल, ये एक ही सेल है, ठीक है, ये तो सिक्रीशन फेंक रहा है तो ये एक सेल हो गया, ये अलग ग्लैंड है, ये अलग ग्लैंड, ये अलग ग्लैंड है, ये अलग ग्लैंड है। इसका मतलब यूनिसेलर हो गए। कौन हो गए? यूनिसेलर। तो ग्लैंड्स कैन बी यूनिसेलर, ठीक है, और ग्लैंड्स कैन बी व्हाट? मल्टी सेलर। जैसे ये पूरा का पूरा एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड में एक सेल्स दिख रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं? बहुत सारे, इसीलिए इसको बोलेंगे मल्टी सेलर ग्लैंड। और ये सिक्रीशंस कर रहा है, ये सिक्रीशंस बाहर जाएंगी, सिंपल एज दैट। तो अगर मैं यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करूं तो गॉबलेट सेल का आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं ये, ठीक है। अभी रिसेंट आप जब मेरी वो देखोगे, शॉर्ट वीडियो देखोगे, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमको जब कोल्ड होता है तो हमारी नाक क्यों बहती है। वहाँ पे मेंशन किया है मैंने म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के बारे में, जाके ढूंढो उसको, चेक करना, ठीक है। वहाँ पे मैंने म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स बोले हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं उनको। तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल, दीज आर यूनिसेलर। एक और सेल्स होते हैं बेटा, पिनीथ सेल्स बोलते हैं उन सेल्स को, ठीक है, लाइसोजाइम वगैरह जैसे एंजाइम रिलीज करते हैं, वो भी यूनिसेलर होते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मैं आपको उनका एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ आपकी एफिशिएंसी मेरे सब्जेक्ट में बिल्कुल भी नीचे जाए, तो जो चीज़ बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको एज इट इज़ याद कर लो। जब आप नीट का पेपर दोगे ना, उसके बाद आकर यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना। इतने कॉन्फिडेंस है मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम बढ़िया से मेरी बात मान के चलो, उसके बाद आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई रोक ले तो फिर बता देना, ठीक है, बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात? अगला देखो, जब मैं मल्टी सेलर ग्लैंड की बात करूं, मल्टी सेलर ग्लैंड की, तो दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, या फिर बॉडी सलाइवरी ग्लैंड तो एग्जाम्पल दिया है कि ये सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन और भी तो आपकी बॉडी में मोस्टली जितने ग्लैंड्स होते हैं, मोस्टली जितने ग्लैंड्स होते हैं वो मल्टी सेलर ही होते हैं बेटा। यूनिसेलर बहुत ही रेयर है, मल्टी सेलर तो बहुत ही कॉमन होते हैं, ठीक है। तो पहला पहला क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। इफ दे आर यूनिसेलर तो यूनिसेलर ग्लैंड बोलेंगे, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है तो मल्टी सेलर ग्लैंड बोलेंगे, सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल भी लिख लिए। अब ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, कि भाई अपना सिक्रीशन ये ब्लड के में पहुंचा कैसे रहे हैं। क्या अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में फेंक देते हैं, या अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू, किसी ट्यूब के थ्रू फेंकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग
आपके पास कितने प्रकार के ग्लैंड हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है इनके पास डक्ट होगी होगी और एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, इनके पास डक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती है, एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट होती है। तो आप इमेजिन करो ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे टिश्यू जो कि ब्लड के अंदर डक्ट के थ्रू सब्सटेंस रिलीज करे, अपना केमिकल सब्सटेंस, मतलब ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में फेंक रहे हैं या डक्ट के थ्रू फेंक रहे हैं, डक्ट के थ्रू, उनको बोलेंगे हम एक्सोक्राइन। और ऐसे ग्लैंड्स जो कि सीधा सीधा बिना किसी डक्ट के ब्लड स्ट्रीम में, ये ब्लड वेसल बनाई है मैंने, ब्लड वेसल के अंदर क्या कर देंगे, आपका सिक्रीशन फेंकेंगे, उनको बोलेंगे एंडोक्राइन। समझ में आ गई मेरी बात? डक्ट्स होंगी। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं ना, वो ज्यादातर एंजाइम रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम। जबकि एंडोक्राइन का रिलीज करते हैं बेटा हार्मोन। तो अभी आप छोटी क्लास के अंदर जो पढ़ के आए हो, कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, और ये अब बाकी ये जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो जिनके पास डक्ट है, मैंने जितने नाम लिए सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स लगभग कवर हो गए हैं आपके। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं दीज आर एंडोक्राइन, ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन में क्या हो जाएगा? सलाइवा रिलीज करने वाला ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, एंजाइम है। ठीक है, और आपके कौन से आ गए? मिल्क प्रोड्यूस करने वाले मेमरी ग्लैंड्स, उनमें डक्ट होती है। तो ये भी क्या हो गए आपके? आपके स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट होती है, तो ये भी एक्सोक्राइन हो गए। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव स्पेसिफिक डक्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपनी डक्ट होगी। ठीक है, टू कैरी देयर सिक्रीशन, और यही डक्ट उनके सिक्रीशन को कैरी करेगी, ब्लड में लेके जाएगी, फिर ब्लड लेके जाएगा बॉडी के किसी पार्ट में, या सिक्रीशन को किसी दूसरे ऑर्गन में कैरी करेगी, ऐसा है कुछ, डक्ट ही कैरी करती है। दे हैव स्पेसिफिक डक्ट, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जबकि एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, अलग अलग रीजन में मिलेंगे आपको बॉडी के। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डक्ट, इनके पास डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, द सिक्रीशन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पेसिफिक डक्ट। ठीक है, जो सिक्रीशन है बेटा वो स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू ही बनती है। उसके बाद द सिक्रीशन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीचेज द टारगेट ऑर्गन। वो कह रहा है जो सिक्रीशन होती है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाती है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पोरिंग होती है, डायरेक्ट सीधा ब्लड स्ट्रीम में चली गई। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो गए? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इसमें और भी आ सकता है, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड, कितने भी ले लो भाई, कितने भी ले लो आप। ठीक है, अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन समझ में आया। अब फटाफट से ये वेराइटी भी सुनो। एक और तीसरी वेराइटी होती है बेटा, विच इज कॉल्ड एज हेट्रोक्राइन। मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनमें कुछ पोर्शन के पास डक्ट होती है और कुछ पोर्शन के पास डक्ट नहीं होती है। जिन पोर्शन के पास डक्ट होती है वो एंजाइम रिलीज करेंगे, जिसके पास नहीं होती है वो हार्मोन रिलीज करेंगे, और है एक ही ग्लैंड ये। तो इसको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो ऐसे ग्लैंड्स के एग्जाम्पल अगर आपको मेरे से पूछने हैं तो बेटा पैनक्रियास, पैनक्रियाज एंजाइम भी रिलीज कर रहा है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस, और हार्मोन भी रिलीज करता है, मतलब इंसुलिन, तो दोनों रिलीज कर रहा है। दूसरा दूसरा बेटा टेस्टिस, मेल में। तीसरा ओवरीज, फीमेल में। ये भी एंजाइम भी रिलीज करते हैं और हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये तीन आपके पास ऐसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं जो कि हेट्रोक्राइन है, और इसमें से बहुत ही फेमस है पैनक्रियास। ठीक है, कि ये क्या हो गए? हेट्रोक्राइन। जनरली इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मेंशन था, उसकी सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है यहीं पर। ये चीज़ आपको दोबारा हेल्प करेगी जब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हार्मोन वाले चैप्टर की, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो आपको ये बातें वहाँ पर याद होनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से, कि एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है। तो चलो बेटा, अब कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम अपने आप में बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, मैंने बताया। कंपाउंड एपिथेलियम ट्रांजिशनल, और कौन सा बताया था मैंने आपको? ट्रांजिशनल और स्ट्रैटिफाइड, तो दोनों बताए थे। लेकिन अब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, शुरू से ही मेंशन नहीं है, तो नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, मतलब स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल, जो स्ट्रेच हो पाए और जो स्ट्रेच ना हो पाए। ठीक है, तो देखो अब इधर कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम भी आप देख ले रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम देके पूछ लेगा तो पहचान जाना। कह रहा है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ये तो डेफिनेशन ही हो गई, मल्टी लेयर्ड है इसलिए कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे या बहुत कम? तो बहुत ही कम रोल प्ले करेंगे। इनका मेजर फंक्शन क्या है फिर सर?
द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, पहली स्लाइड पे ही सीख लिया है। अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, कोई केमिकल गिर जाए, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाए बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले यही वियर एंड टियर होगा, यही संभालेंगे उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो संभाल भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द कवर इज ड्राई, अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, आपकी स्किन का जो ड्राई सरफेस होता है स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम है दैट इज कंपाउंड। उसके बाद स्किन बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम है, ये आप याद कर सकते हो। आपकी जो स्किन है, मैंने बताया कि स्किन एपिथेलियम है, कौन सा टाइप का, क्या सिंगल लेयर्ड है स्किन की, मल्टी लेयर्ड है, आपकी स्किन मल्टी लेयर्ड है, मतलब कंपाउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, आपकी जो बकल कैविटी है उसका जो मॉइस्ट सरफेस है, मैंने बोला जीभ लेकर निकाल, जीभ अपने गाल पे लगाओ, तो आपने जब जीभ अपने गाल पे लगाई अंदर की तरफ से, तो जब आप अपने गाल को टच कर रहे हो दैट इज मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस है वो, ये भी आपके कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज आपके गले में बेटा वो गली आ रहा, ठीक है। मैं ब्रीदिंग में कवर कर चुका हूँ, तो मेरे को ये बात समझ में आ रही होगी, आप में से जिस भी बच्चे ने वाली वीडियो देखी है आपको कनेक्ट हो रहा होगा एकदम मस्त। उसके बाद कह रहा है इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सलाइवरी ग्लैंड की जो इनर लाइनिंग होती है वो डक्ट की, ठीक है, डक्ट की, पॉइंट टू बी नोटेड। सलाइवरी ग्लैंड खुद सिंपल एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर टाइप का, ठीक है, लेकिन उसकी डक्ट में अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो वो कंपाउंड एपिथेलियम है, याद रखना पड़ेगा, इसलिए स्टार मार्क कर दिया क्योंकि बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, और पैनक्रियाटिक डक्ट भी सिमिलर, पैनक्रियाज भी क्या है आपके ग्लैंड है, मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। उसका सिक्रेटरी पार्ट जो होगा वो कौन होगा, सिक्रेटरी पार्ट होगा आपका एपिथेलियम सिंपल वाला। जबकि आपके यहाँ पर पूछ लेगा कि डक्ट बताओ, तो डक्ट में आंसर करना पड़ेगा आपको क्या, आपका कंपाउंड वाला एपिथेलियम। यही वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपको बाकियों से अलग करेंगे, इसीलिए ये चीज़ें सुनते ही आंखें चमकनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ के गया वो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो ये गलत करेगा पक्का, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं हम। अब आपके बेटा एपिथेलियम के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, विच इज सेल जंक्शन। सेल जंक्शन मतलब सेल और सेल के बीच में, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में टिश्यू को जो जोड़ के रखेगा, जो सेल को कम्युनिकेट कराएगा, या जिसके अलग अलग काम होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल जंक्शन, ठीक है। सेल जंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिंक्स बिटवीन सेल, ये डेफिनेशन हो गई सेल जंक्शन की। ये स्ट्रक्चरल या फंक्शनल लिंक होते हैं सेल्स के बीच में, एपिथेलियम में मोस्ट कॉमनली दिखते हैं, ये इसलिए एपिथेलियम में पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ एपिथेलियम के टाइप से, एपिथेलियम में लिंक्स के टाइप है, जंक्शंस के टाइप है, कि सेल सेल के बीच में जंक्शन दिख रहा है, दो सेल के बीच में कुछ प्रोटीन्स दिख रहे हैं जिन्होंने सेल को चिपकाया हुआ है, तो वो जंक्शन कहलाएगा। कुछ प्रोटीन्स दिख रहे हैं जिसने सेल को एक सेल के साइटोप्लाज्म के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से चिपका दिया, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी जंक्शन हो गया। तो देखो जरा कितने प्रकार के जंक्शन पढ़ने हैं, तो 3 प्रकार के, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। तो एक एक करके पहले इनको समझते हैं, फिर देख लेंगे कि इनका फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो बेटा टाइट जंक्शन में क्या होता है कि लेट से ये क्या है, ये एपिथेलियम के सेल्स हो गए। इस एपिथेलियम के सेल्स में क्या होता है, थोड़ा पास बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, और थोड़ा बड़ा भी बनाता हूँ। तो देखो ये 2 सेल हो गए किसी भी एपिथेलियम के, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बीच में प्रोटीन के फिलामेंट्स ऐसे दोनों सेल्स को आपस में चिपका देंगे, ठीक है। अब इनका मेजर फंक्शन सेल को चिपकाना नहीं होता है, इनका मेजर फंक्शन होता है कि लेट अस कंसिडर यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को यहाँ से लीक ना होने देना। अगर ये रेड वाले प्रोटीन्स ना होते, मतलब ये जंक्शन ना होता इसको चिपकाने के लिए, तो कैसी हरकत होती है, देखो ऐसी हरकत होती कि ये जो फ्लूइड है वो आराम से लीक करके इधर चला जाता, तो आप अपनी बॉडी में कोई भी फ्लूइड होल्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। क्या अभी आपके पेट के अंदर फ्लूइड होल्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पेट में फ्लूइड है, लीक क्यों नहीं कर रहा है, तो मतलब लीकेज से बचा रहा है ना, कौन बचा रहा है, तो सेल सेल के बीच में जो जंक्शन होते हैं, कौन से जंक्शन, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का डायग्राम नहीं बनाना है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बताया, नोट्स के लिए बनाना चाहो तो बना लो, मतलब बनाने के लिए पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो इसका जो है बेटा काम क्या दिया हुआ है, फंक्शन स्टॉप लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, ये याद रखना है। तो टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, टाइट जंक्शन में प्रोटीन्स आ जाते हैं बीच में, समझ में आ गई मेरी बात। तो प्रोटीन्स आ गए तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये प्रोटीन्स टाइटली पैक कर देंगे 2 सेल्स को, और यहाँ पर लीकेज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आ गया एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, फिर से 2 सेल बनाने पड़ेंगे सर, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। 2 सेल्स के बीच में
दो सेल्स के बीच में ऐसे प्रोटीन के फाइबर्स, ठीक है, जो कि आपस में क्या है, बहुत सारे फाइबर्स होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे होंगे। मैं एक दो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। ये फाइबर्स एक सेल से भी निकलेंगे, दो सेल से भी निकलेंगे, और दोनों सेल्स के बीच में आके एक दूसरे में सीमेंट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, हुक हो गए एक दूसरे में। समझ में आ रही है बात? और इसीलिए ये दो सेल्स को क्या करेंगे बेटा, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे कि अब आप इन दोनों सेल्स को खींच के अलग करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों सेल्स की सीमेंटिंग हो गई है। कौन सा टाइप के जंक्शन से? एडहेरिंग जंक्शन। कौन सा जंक्शन? एडहेरिंग, ठीक है। और एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, सीमेंटिंग ऑफ सेल्स होती है टू कीप देम टुगेदर। तो सीमेंटिंग पे एमसीक्यू आएगा तो एडहेरिंग पे टिक कर देना, लीकेज स्टॉप करने पे आएगा तो टाइट पे टिक कर देना, ठीक है। और गैप जंक्शन क्या हो गया? गैप जंक्शन बहुत ही आसान है, दो सेल्स आपस में एक गैप, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बेटा जंक्शन बनता है प्रोटीन का बना हुआ। इसका फायदा क्या होगा कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के बिल्कुल कम्युनिकेशन में, कि यहाँ से कुछ भेजना चाहे तो एकदम मस्त उधर, यहां से कुछ उधर भेजना चाहे तो एकदम मस्त उधर, दोनों एकदम बढ़िया से इधर उधर जा सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? सेल कम्युनिकेशन। एक सेल दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म ही क्या है, कम्युनिकेशन में है, कनेक्टेड है। रैपिड आयन ट्रांसफर, अगर आपको बहुत तेजी से आयन ट्रांसफर करना है तो ये बेस्ट जंक्शन है, क्योंकि साइटोप्लाज्म चिपके हुए हैं। स्मॉल एंड बिग मॉलिक्यूल्स भी इनके थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये एपिथेलियम के कनेक्शंस हो गए। आप चाहो तो ये डायग्राम अपने नोट्स के लिए बना सकते हो, अदरवाइज आपको इसको याद रखने का प्रेशर नहीं लेना है। इसी के साथ बेटा एपिथेलियम जो पहला टॉपिक था हमारा वो खत्म हो चुका है, ठीक है। यही सबसे बड़ा था, ठीक है। ये खत्म हो चुका है तो आगे के टिश्यूज आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, प्रेशर नहीं लेना है। एपिथेलियम के नोट्स बढ़िया से बनाने हैं, एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और बनाने हैं बढ़िया से नोट्स। अब अपनी प्रथा को, रीत को फॉलो करते हुए एमसीक्यू कर लेते हैं कुछ फटाफट से। तो पहला एमसीक्यू पढ़ो, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। देखो अभी बताने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या, ब्लड वेसल की इनर वॉल, डिफ्यूजन होती है वहाँ पे, डिफ्यूजन होती है तो सिंपल स्क्वेमस। अब सिंपल और कंपाउंड तो दिया ही नहीं है कुछ यहाँ पर, तो क्यूबॉइडल नहीं हो सकता है, स्क्वेमस चाहिए, कॉलमनर नहीं हो सकता है, कॉलमनर नहीं हो सकता है, स्क्वेमस। खत्म हो गई बात, डी पे टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे देखो, द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मुझे तो सिलिएटेड सुनाई दिया, सिलिएटेड सुनते ही दो चीज़ें याद आई, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, मूव कराने के लिए ब्रोंकियोल्स में, और एग को मूव कराने के लिए फेलोपियन ट्यूब। पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई साहब, आगे बढ़ो, ठीक है, सोचना ही नहीं है। आगे देखो जरा, कह रहा है चूज द करेक्ट, करेक्ट मैच, करेक्ट बताना है, ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करा करो, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम, नहीं भाई, सिलिया कहाँ से आ गया, ठीक है। वहाँ पे कौन सा होता है, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की जो इनर लाइनिंग होगी, सिंपल हो गया ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, डक्स, अच्छा डक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो कंपाउंड हो जाएगा, डक्ट की हो गई तो कंपाउंड, गलत तो फिर भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ग्लैंडुलर दे दिया, बताओ, ग्लैंडुलर तो सिंपल होता है। उसके बाद टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हमने पढ़ा है बेटा, सही लिखा है, ठीक है, सही लिखा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम चेक करके बताऊँ क्या, चेक करके बताऊँ, देखो अभी चेक करो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में चलते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ गया, ये रहा। तो सिंपल क्यूबॉइडल में चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो बिल्कुल सही है, टिक करें, आगे बढ़े। कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ पहली बारी में, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इसके नोट्स बना लोगे, एक बार ही पढ़ लोगे, टेस्ट दे लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उड़ा दोगे ये चैप्टर। उसके बाद इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स स्क्वेमस एपिथेलियम, हमको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, सी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स स्क्वेमस नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तो सीलिया होगा ना, इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, गैप जंक्शन का काम क्या होता है, तो याद करो, कम्युनिकेशन, लीकेज से कौन बचाता है, टाइट जंक्शन, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। तीनों चीज़ें एकदम टिप्स पे होनी चाहिए जो जो मैंने बोली। तो क्या हो गया, इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन, मैंने पहले आगे टिक लगा दिया, ये चीज़ नहीं करनी है आपको पेपर में कभी, आगे टिक तभी लगाना जब आप बिल्कुल श्योर हो ये आंसर है, वरना पीछे खेलो जितना खेलना है, ठीक है, पीछे खेलो, अंडरलाइन करो, आगे नहीं खेलना है,
क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, टिक टिक करते जाएंगे, बाद में फिर एक और टिक लगाएंगे, फिर दूसरा टिक लगाएंगे, ओएमआर भरते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे किस पे टिक लगाया था, फिर गलत भराएंगे, बाद में फिर सर पीटते हैं कि सर गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा मुझसे। तो वो गड़बड़ का बेटा फिर कोई भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए ओएमआर फिल करना एक कला है, इस कला को एकदम सीखो। ठीक है, हो सकता है मैं एक अलग से क्लास लेके आपको बताऊं भी कि ओएमआर भरने के ट्रिक्स क्या हैं, जिनकी वजह से आप टाइम बचा सकते हो, क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है वो सब। चलो हम फटाफट देखते हैं। फैसिलिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल, आसपास के सेल को कनेक्ट करेगा बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड आयन ट्रांसफर स्मॉल मॉलिक्यूलर। अरे ये तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन टिप दी है, ये आंसर। सेपरेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नहीं, जंक्शन का ये तो कभी काम ही नहीं होता है। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज, नहीं, ये तो टाइट जंक्शन का काम है। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग, नहीं, ये तो एडहेरिंग जंक्शन का काम है। एडहेरिंग का, टाइट का, पूछा किससे का है, गैप का, तो फर्स्ट है, पहले पे टिक करो, आगे बढ़ो। एमसीक्यू भी हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म होती है। इस चैप्टर की पहली क्लास थी। एपिथीलियम बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में, ठीक है, बड़ा टॉपिक है। तो आपको मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में एकदम जितना आपको चाहिए उतना ही, ठीक है, ऐसा मत समझो कि ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, जितना आपको चाहिए एग्जैक्टली वही आपको दिया है, एकदम फिल्टर करके। ठीक है, तो इसको एकदम बढ़िया से अपने नोट्स में लिखो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने जितने आपसे क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर नीट के हैं, खुद से भी सॉल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बात पे। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे बाकी के बचे हुए टिश्यूज से। ठीक है, बाकी बचे जितने भी एनिमल टिश्यू हैं, कौन कौन से बच गए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बच गए, मस्कुलर टिश्यू बच गया, न्यूरल बच गया। ये तीनों अगली क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे। एनिमल टिश्यू खत्म, फिर आएंगे फ्रॉग पे, फिर आएंगे कॉकरोच पे। ठीक है, तो चलो बेटा, अगली क्लास तक आप लोग पढ़ते रहो। ये वाला वीडियो लेक्चर्स अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनके साथ भी, जिनको ये चैप्टर पढ़ना है उनके साथ भी। ठीक है, और आपको समझ में आया कि नहीं आया नीचे कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, और अगली क्लास तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।